हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे तीन चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना। और पिछले लेक्चर में हम आपको बता दिए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना। चलिए देखते हैं। तो छोटू यहाँ ध्यान देना, तीन चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है तो हम आपको बताए थे, याद होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय था तो दो समीकरण था। और तीन चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है तो इसमें क्या गो समीकरण होगा? तीन समीकरण होगा। जितना चर राशि होगा उतना समीकरण होगा। अब यह हो गया समीकरण निकाय, तीन चर वाला रैखिक समीकरण निकाय हो गया। अब इसको हल करके किसका मान ज्ञात करना है? x का, y का, z का अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना है। किस विधि से? आव्यूह विधि से ज्ञात करना है। तो हम आपको बताए थे किसी समीकरण निकाय को यदि आव्यूह विधि से हल करना हो तो पहले इस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है। तो आपको हम सिखाए हुए थे, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है। ये तो बात पहले से आपको आता है कि नहीं? तो बड़ा सिंपल। अब देखो, आपको बताए थे ax बराबर कितना? b, जहाँ a क्या है? तो चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बनता है वह हो गया a। इसको हम लोग गुणांक आव्यूह भी कहते हैं, आप लोग को याद होगा। उसके बाद x क्या है? चर राशि से जो स्तंभ आव्यूह बनता है वह हो गया। और b क्या है? तो कांस्टेंट टर्म से जो स्तंभ आव्यूह बनता है वह आ गया। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छे से आ रहा है कि सर हम तीन चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में इस प्रकार से बदल दिए, आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है। अब चलो यहाँ ध्यान दो। अब बताओ छोटू, यह जो गुणांक आव्यूह है इसका डिटर्मिनांट या तो 0 होगा या इसका डिटर्मिनांट 0 नहीं होगा। अब देखते हैं कि इस गुणांक आव्यूह का यदि डिटर्मिनांट 0 नहीं होगा तब चर राशि का मान क्या आएगा। तो यहाँ से मैंने पहला केस लिया। यही ना हो सकता है कि यह जो आव्यूह गुणांक है, जो चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बना है a, इसका डिटर्मिनांट या तो 0 नहीं होगा या तो इसका डिटर्मिनांट 0 होगा। तो पहला केस लेके चलते हैं, यदि इस गुणांक आव्यूह का डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं हो। अब चलो केस नंबर फर्स्ट में हम लोग आ गए, बिल्कुल दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह ही। अब आओ यहाँ से देखो, तो यदि डिटर्मिनांट a का मान 0 के बराबर नहीं हो तो आप जानते हैं ना, किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनांट यदि 0 के बराबर नहीं होता है तो उसका इन्वर्स संभव है, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? पिछले वाले की तरह, तो यह जो समीकरण है इसको हल करना था। ax बराबर है b, जब इसका इन्वर्स संभव है तो x का मान निकालने के लिए आप इस समीकरण में दोनों तरफ क्या लोगे? a इन्वर्स से गुना करोगे। जैसे ही इसमें a इन्वर्स से गुना करेंगे तो हम आपको सिखाए हुए थे a इन्वर्स इंटू a, बताए थे ना, किसी भी आव्यूह में जब उसके इन्वर्स से गुना करेंगे तो वह इकाई आव्यूह के बराबर हो जाता है। और यह x ही रह गया, बराबर कितना? a इन्वर्स b हो गया। ठीक है। आपको फिर बताए थे किसी भी आव्यूह में जब इकाई आव्यूह से गुना करेंगे तो वह आव्यूह, तो x में इकाई आव्यूह से गुना किए हैं तो x ही आएगा। और a इन्वर्स बराबर क्या हो गया? b। इसको याद रखना है। यह वाला फॉर्मूला आप वहाँ भी याद रखे थे, कहाँ याद है? दो चर वाले रैखिक समीकरण को भी हल किए थे तो इसी प्रकार से था। तो आपको लग रहा होगा कि तीन चर वाला रैखिक समीकरण जो हल कर रहे हैं और दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है, दोनों में तो सेम बात है। नहीं, फर्स्ट वाला जो केस है उसमें सेम बात है, लेकिन सेकेंड केस में जो हम करेंगे वह दोनों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो इसको पूरी अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ, तो यह वाला याद रहेगा। और लास्ट में जब आज हम ख़त्म करेंगे इसको, कल जो है आपको बता देंगे रूपांतरण विधि से इन्वर्स ज्ञात करना। आप परसों से जो है नया लेक्चर शुरू कर देंगे क्योंकि बहुत हो गया है कि नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो। अब देखो, था अब यहाँ से यह फॉर्मूला याद रखना है। जब डिटर्मिनांट a का मान 0 नहीं हो तो x का मान ज्ञात करना हो तो यह वाला फॉर्मूला याद रखना है। लास्ट में जब हम ये पूरा ख़त्म कर देंगे तो आपको बताएंगे क्लास 12 के लिए 2 ही को बात याद रखना है, इतना सारा याद नहीं रखना है। 2 ही को बात याद रहेगा तो पूरा हिसाब बन जाएगा, क्लास 12 में आपको नहीं छूटेगा। ठीक है। चलो ध्यान दो।
अब देखिए x का मान देखो तो यहाँ x कौन सा आव्यूह था, यह आव्यूह था, इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए। अच्छा a इन्वर्स में जब b से गुना करेंगे तो कोई ना कोई स्तंभ आव्यूह आएगा। तो मान लो अभी तो है नहीं, तो हम अल्फा बीटा गामा मान लिए। अभी दोनों आव्यूह बराबर है तो x का मान अल्फा के बराबर होगा, y का मान बीटा के बराबर होगा और z का मान गामा के बराबर होगा। तो आपने क्या देखा कि चर राशि जो x है, चर राशि जो y है और चर राशि जो z है, इसका कै गो मान आया, एक ही मान आया। इसका मतलब है कि अतः समीकरण निकाय का केवल एक हल होगा, अर्थात निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो इस सब को समझ में आ गया। फिर से ध्यान दीजिए, तीन चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हम क्या कर रहे हैं, आव्यूह विधि से हल कर रहे हैं। तो ये जो गुणांक आव्यूह आया, इसका डिटर्मिनांट या तो 0 के बराबर होगा या इसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका डिटर्मिनांट जब 0 के बराबर नहीं होगा तो फर्स्ट केस लेके चले, उसमें हम दोनों तरफ a इन्वर्स से गुना किए और रिजल्ट आ गया x बराबर है a इन्वर्स b। अब हम x के जगह पे x का मान रखें, a इन्वर्स में b से गुना करेंगे तो जब हिसाब बनाइएगा तो उसमें एक स्तंभ आव्यूह आएगा, है ना। इस तरह से बराबर करोगे तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सर तीन चर वाले रैखिक समीकरण में यदि डिटर्मिनांट a का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो बताओ तो कौन सा हल होगा, केवल एक हल होगा और निकाय क्या होगा, संगत होगा। चलिए इसको अब उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लो। अब बताते हैं केस नंबर 2, ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। पीछे बताएं अभी आपको कि तीन चर वाले रैखिक समीकरण निकाय में यदि डिटर्मिनांट a का मान 0 नहीं है तो एक हल होगा। 2/2 में भी हम आपको बताए थे, केस नंबर 2 में डिस्कशन करते थे और डिस्कशन करने के बाद मेरा रिजल्ट आता था। यहाँ भी वही बात है। तो आप देखे थे कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है 10वां क्लास में पढ़े हुईगा, या हम आपको बताए थे लेक्चर में, पिछला वाला लेक्चर में, कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको बताए थे कि उसका जब ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा आता है कि नहीं। तो वहां सरल रेखा प्रतिच्छेदी होता है, सरल रेखा समानांतर होता है या सरल रेखा संपाती होता है। लेकिन यहाँ देखिएगा इस समीकरण में कै गो चर है, 3 गो चर है। अब जरा ध्यान दो, तीन चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, एक समतल आएगा। समतल मीन्स समझो ना, यह बोर्ड क्या है, एक समतल है। तो यह एक्स वाई जेड में जो रैखिक समीकरण है, इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, समतल आएगा। और दो चर में जो रैखिक समीकरण होगा उसका जब ग्राफ खींचेंगे तो रेखा आएगा। और तीन चर वाले का जब ग्राफ खींचेंगे क्या आएगा, समतल आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम रेखा का नहीं फोटो बनाएंगे, किसका फोटो बनाए थे, समतल का, ठीक है। अब देखो यहाँ तीनों समतल क्या है, समपाती है। जैसे दो गो रेखा समपाती रहता है तो क्या देखते हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चिपक जाता है। और तीन समतल यदि समपाती है तब तो तीनों समतल चिपक जाएगा। कैसे चिपकेगा बताते हैं, देखिए देखिए, जैसे ये एगो समतल हुआ, ये समतल हुआ, एगो ही समतल हुआ, एगो ही समतल हुआ, एक ई समतल है, इसी के ऊपर ही समतल आ जाएगा, इसी के ऊपर ई समतल आ जाएगा। तो तीनों समतल क्या हो गया, समपाती हो गया, एक के ऊपर एक आ गया। और जिस प्रकार से दो रेखा समपाती होता है कितना हल होता है, अनंत हल होता है। ठीक उसी प्रकार से दो समतल भी समपाती होगा तो क्या गो हल होगा, अनंत हल होगा ना। चलिए अब देखिए समझिए, तो यह तीनों समतल क्या है, यह तीनों जो समतल का समीकरण है, यह तीनों समतल क्या है, समपाती है। और यहाँ पे आप ax बराबर b करो, गुणांक आव्यूह ज्ञात करो, x ज्ञात करो, b ज्ञात करो। अब हम देखें इसका जब समपाती है तो गुणांक आव्यूह का जब डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या आया, 0 आया। और जब 0 आया तो वहां पर हम आपको बताए थे रेखा के केस में अगर डिटर्मिनेंट a का मान 0 नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक हल होता है। अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया तो या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। तो फिर किसका मान ज्ञात करते थे, एडज्वाइंट a गुना b का। यदि एडज्वाइंट a गुना b का मान भी 0 हो गया, डिटर्मिनेंट a भी 0, एडज्वाइंट a का मान भी यदि 0 हो गया तो अनंत हल होता था। और डिटर्मिनेंट का मान 0, एडज्वाइंट a का मान 0 नहीं हो तब वहां क्या होता था, कोई हल नहीं होता था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है। तब बताओ तो डिटर्मिनेंट a का मान क्या आ गया, 0 आ गया। हम फिर जब डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ गया तो इसका एक हल, इसका अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। उसके लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एडज्वाइंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने एडज्वाइंट ज्ञात किया, एडज्वाइंट a में किससे गुना किया, 0। तो जब यह 0 आव्यूह आ ही गया
अब उसमें जब b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडजॉइंट a गुना क्या आ गया, एडजॉइंट a गुना b क्या आ गया, 0। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि जब तीनों जो समतल है छोटू, यह तीनों समतल क्या है, समपाती है, तो अनेक हल होगा। तो अनेक हल की स्थिति में हम लोगों ने देखा कि सर डिटर्मिनांट a का मान क्या है, 0 है, और एडजॉइंट a गुना b भी क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम देखें कि सर जब तीनों प्लेन क्या होगा, समपाती होगा, जब अनंत हल होगा तो डिटर्मिनांट a का मान 0 और एडजॉइंट a गुना b का भी मान क्या होगा, 0 होगा। यानी अनंत हल होगा, निकाय क्या होगा, संगत होगा। ये आप जाने 2 चर वाले में भी ऐसा ही था कि नहीं था। हम कहे थे 3 चर वाला में अंतर आएगा, देखो अब अंतर क्या आएगा। तो अगर यह 2 चर वाला होता तो डिटर्मिनांट a का मान 0 होने पर एडजॉइंट a गुना b का मान 0 होने पर अनंत हल होता, यहाँ भी हो रहा है, निकाय संगत होगा। लेकिन थोड़ा सा का फर्क है। अब देखो यहाँ, अब यह तीनों प्लेन क्या हो गया, देखो अब यह तीनों प्लेन समानांतर हो गया है। समानांतर कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया, देखो ना, ऐसे ऐसे, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक नीचे है। अब बताओ छोटू, जब यह प्लेन और यह प्लेन समानांतर है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, नहीं करेगा। आप जानते हैं ना कि जब 2 वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब ना हल होगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यह जो समतल है इसका समीकरण यह है, यह जो समतल है इसका समीकरण यह है, यह जो समतल है इसका समीकरण यह है कि नहीं है। और तीनों समतल क्या है, समानांतर है। और जब तीनों समतल समानांतर है तो आप पढ़े थे समतल या रेखा समानांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल इसका नहीं होगा, हम निकालते हैं क्या शर्त आता है। तो ax बराबर b, a बराबर आपको पता ही है क्या होगा, x बराबर आपको पता है, b बराबर वहां से हम डालेंगे। अब आप ये जो गुणांक आव्यूह है इसका डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करो तो 0 आ गया। एडजॉइंट a ज्ञात किए, e भी 0 आया। एडजॉइंट a में जब b से गुणा करेंगे e भी 0 आया। तो आपने यहाँ से क्या देखा, डिटर्मिनेंट भी 0 आया, एडजॉइंट a गुना b का भी मान क्या आया, 0 आया, है कि नहीं। अब देखो यहाँ भी क्या आया, देखो ना यहाँ, अब यहाँ समझो ना, यहाँ भी डिटर्मिनेंट 0 आया है, एडजॉइंट a गुना b का मान 0 आया है। तो यहाँ अनंत हल हो रहा है। यहाँ डिटर्मिनेंट a का मान 0 हो रहा है, यहाँ के जैसा ही, यहाँ के जैसा यहाँ हो रहा है। तो क्या हो रहा है, समतल समानांतर हो रहा है और कोई हल नहीं हो रहा है। अब बताओ तो, लेकिन जब रेखा वाले में बताए थे तो डिटर्मिनेंट a का मान 0 होने पर एडजॉइंट a गुना b का मान 0 होने पर अनंत हल होता ही था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ अनंत हल हो भी सकता है या हल नहीं भी हो सकता है। आपने देखा ना कि डिटर्मिनेंट a का मान 0 होने पर एडजॉइंट a गुना b 0 होने पर यहाँ मान नहीं आया और यहाँ अनंत हल आया। इसका मतलब है कि यह वाला जो कंसेप्ट है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ठीक रहता है, लेकिन 3 चर वाले रैखिक समीकरण में डिटर्मिनेंट a का मान 0 होने पर और एडजॉइंट a गुना b का मान 0 होने पर या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। लेकिन 2 चर वाले में क्या था, डिटर्मिनेंट a का मान 0 होने पर एडजॉइंट a गुना b का मान 0 होने पर अनंत हल होगा ही होगा 2 चर वाले में। लेकिन 3 चर वाले में अनंत हल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरी में थोड़ा सा बदलाव क्या आ गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या लिखे थे कि डिटर्मिनेंट a का मान 0 हो, और देखो ना कॉपी में मिलाओ ना, एडजॉइंट a गुना b का मान 0 हो तो अनंत हल होगा 2 चर वाले में। लेकिन 3 चर वाले में अनंत हल हो भी सकता है और कोई हल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। तब सर अब बताइए 3 चर वाले रैखिक समीकरण में यदि डिटर्मिनेंट a का मान 0 आ जाए, एडजॉइंट a गुना b का मान 0 आ जाए, तो कैसे जानेंगे कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। तो उसके लिए अभी थ्योरी जब लिखा देंगे तब बताएंगे। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए जल्दी से। अभी थ्योरी लिखाएंगे तब बताएंगे अभी कि डिटर्मिनेंट a 0 होने पर एडजॉइंट a गुना b का मान 0 होने पर तो या तो अनंत हल होगा या तो कोई हल नहीं होगा। तो कैसे जानेंगे कि अनंत हल होगा और कैसे जानेंगे कि एक भी हल नहीं होगा, वो तरीका बताते हैं। पहले इसको उतार लीजिए तब हम लिखाते हैं। क्या देखें, अभी एग्जाम्पल से बताए नहीं थे अभी आपको, अभी एग्जाम्पल से क्या देखें कि डिटर्मिनेंट a का मान 0 होगा, एडजॉइंट a गुना b का मान 0 होगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा अनंत हल मिलेगा, लेकिन 3 चर वाले रैखिक समीकरण में या तो अनंत हल मिलेगा या कोई हल नहीं मिलेगा।
तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कि 3 चर वाले रैखिक समीकरण में ऐसा होने पर अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा? कैसे चेक करेंगे? तो पता है आपको 3 गो समीकरण दिया रहेगा। जैसे सपोज करो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 1 और 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 1 है ना। आज समीकरण नंबर 3 हो गया 3x प्लस 3y प्लस 3z बराबर है कितना 3, यहाँ कितना हो गया 2। अब सपोज कीजिए कि इसको आप निकाले डिटर्मिनांट a, एडजॉइंट a गुना b 0 आ गया, तो हो सकता है कि इस समीकरण निकाय का या अनंत हल हो या एक हल हो। कैसे चेक करेंगे? तो उसका चेक करने का तरीका है, जब ऐसा आ जाए तो आप क्या करो कि जो चर राशि x y z है, कोई एक चर राशि के जगह पे k मान लो। तो जैसे z चर राशि है तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, z बराबर k। ऊपर से किसी भी 2 समीकरण में, इसमें से किसी भी 2 समीकरण में z के स्थान पर क्या डाल देंगे, k। जैसे ऊपर से जो 2 समीकरण है इसमें हम डाल देंगे z के स्थान पर k। इस सब उधर चल जाएगा तो x y में जो समीकरण आएगा 2 गो, तो 10वां क्लास से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और तीसरा समीकरण में डालेंगे। यदि तीसरा समीकरण में डालने पर यदि तीसरा समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो अनंत हल होगा। x y का मान जो निकाले हैं अगर तीसरा समीकरण में डालें और उसको संतुष्ट नहीं किया तो कहेंगे कोई हल नहीं होगा। तो ये चेक करने का तरीका हो गया कि यदि एडजॉइंट a का मान 0 हो, एडजॉइंट a गुना b का मान यदि 0 हो तो अनंत हल भी हो सकता है या कोई हल भी नहीं हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे कि वह 3 चर वाला रैखिक समीकरण का अनंत हल है कि कोई हल नहीं है? तो उसके लिए क्या करेंगे, z बराबर कोई भी एक चर राशि का मान, तो z अंतिम में है इसलिए z बराबर क्या डाल देंगे, कोई भी 2 गो समीकरण को उठाएंगे और उसमें z के जगह पे क्या डाल देंगे, k। तो मैंने पहला दूसरा समीकरण उठा लिया, इस z के स्थान पर क्या डाले, k चल जाएगा इधर तो 1 माइनस k हो जाएगा, यहाँ k डालेंगे तो 2k इधर चल जाएगा 2 माइनस 2k। दोनों को 10वां क्लास के तरीके से हल करके x y का मान निकाल लेंगे और z का मान तो k है ये है, x का मान y का मान z का मान यहाँ डालेंगे। यदि तीसरा समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो अनंत हल होगा और संतुष्ट नहीं किया तो कोई हल नहीं होगा। यह तरीका है इसको चेक करने का, ठीक है। अब चलो तीसरा केस तो उसी की तरह है कि यदि डिटर्मिनांट a का मान 0 होगा, एडजॉइंट a गुना b का मान 0 क्या होगा, नहीं होगा, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो बताओ तो अगर डिटर्मिनांट a का मान 0 हो गया, एडजॉइंट a गुना b का भी मान 0 हो गया तो कोई हल भी नहीं हो सकता है, अनंत हल भी हो सकता है। अगर डिटर्मिनांट a का मान 0 है, एडजॉइंट a गुना b का मान निकालें, आई मान 0 के बराबर नहीं आया तो हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा कोई हल नहीं मिलेगा और निकाय क्या होगा, असंगत होगा। अब तो आप इतना डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ लिए। अब लेकिन क्लास 12 में 2 ही बात याद रखना है, जितना आप पढ़े हैं वो सब भूल जाइए। क्लास 12 में मात्र यही बात याद रखना है, देगा सिंपल सा बिल्कुल ही इजी वाला प्रश्न, बोलेगा यह समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आप इसको आव्यूह रूप में लिख दीजिएगा। जो क्लास 12 में जो प्रश्न रहेगा उसमें डिटर्मिनांट a का मान 0 नहीं होगा, और जब डिटर्मिनांट a का मान 0 नहीं होगा तो आप a इन्वर्स से गुना करके x का मान ज्ञात कर लीजिएगा, बड़ा इजी है। और यदि क्लास 12 में 3 चर वाला रैखिक समीकरण भी दे दिया तो आव्यूह विधि बदल के इसका डिटर्मिनांट का मान ज्ञात करेंगे, 0 नहीं आएगा। तो क्लास 12 वाले में एक ही केस पढ़ना है कि जब डिटर्मिनांट 0 नहीं हो तब x का मान कैसे आएगा। देखिए तो बड़ा इजी है, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। और उसके बाद यहाँ भी वही है, 3 चर वाले रैखिक समीकरण में भी वही केस है, पहला केस। यही आपको याद रखना है, क्लास 12 के लिए इतना ही याद रखना है। अगर हम चाहते तो आपको क्या करते पता है, 5 मिनट में इसको लिखते और 5 मिनट में इसको लिखते और क्या करते, ख़त्म कर देते। अभी तक यह सब आपका ख़त्म हो जाता। ये आपका फील ही नहीं आता कि रेखा वाला केस में क्या होगा, प्लेन वाला केस में क्या होगा। क्लास 12 के लिए यही बात याद रखना है, एगो यह। अब आइए हम लोग 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने पर एक प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए अब एगो प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, स्टार्ट। अब देखिए, अब आपको बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो छोटू, ध्यान दो ज़रा। क्वेश्चन में देखिए,
तीन चर वाला रैखिक समीकरण दे दिए हैं, है ना। इसको क्या करना है, आबू विधि से हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या सिखाए थे, सबसे पहला काम सिखाए थे कि दिए गए रैखिक समीकरण को आबू रूप में बदलना है। तो इसको लिखें एक्स वाई प्लस जेड बराबर है 6। देखिए तो इस समीकरण में y है नहीं ना है, y नहीं है, इसका मतलब y का गुणांक क्या रहा होगा 0। तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0y, y के बगल में 0 रहा होगा तब यहाँ से y गायब हो गया होगा, है ना। इस प्रकार से अब प्लस क्या हो गया 2z बराबर है 7, 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 12। अब क्या सिखाए थे, जब इस रैखिक समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लिए तब इसको क्या करना है, आव्यूह रूप में बदलना है। बदल लिए, बदलने के बाद इसका गुणांक आव्यूह का डिटर्मिनांट ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनांट ज्ञात किए 4 आएगा जो 0 के बराबर नहीं है, और डिटर्मिनांट a का मान 4 आया 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका एक हल होगा। एक हल होगा तो इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा, इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा तो हमको एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए तो हमको इस आव्यूह a का एडजॉइंट चाहिए। तो इसके प्रत्येक अवयव का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो यहाँ से क्या किए C11 का मतलब इसका कोफैक्टर, C12 का मतलब इस सब का कोफैक्टर हम निकाल लिए, आप भी निकाल के इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, और जब कोफैक्टर आ गया तो हमको a का एडजॉइंट चाहिए। तो a का एडजॉइंट बराबर है कोफैक्टर से आव्यूह बना के और उसका क्या ले लिए ट्रांसपोज, आपको एडजॉइंट e आ गया, ठीक है। अब चलो a इन्वर्स बराबर क्या होता है, a इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बता डिटर्मिनांट a। तो एडजॉइंट यह जो यहाँ निकाले हैं से, और डिटर्मिनांट कितना है 4 से भाग दे दिए। अब इसके बाद हम कहे थे यूज़ करना है कौन सा फॉर्मूला, x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि x बराबर है a इन्वर्स b होता है, उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या चीज़ x बराबर है a इन्वर्स b। जब डिटर्मिनांट a का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए कहे थे ना, x बराबर a इन्वर्स b। अब x का मान यहाँ से यहाँ डाल दीजिए, a इन्वर्स का मान जो यहाँ निकाले हैं ये वाला यहाँ डालना है, अब b का मान यहाँ से वहाँ डालना है, गुना कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो छोटू जरा ध्यान दो, इसको उतार लीजिए, पहले इसको रोक के पॉज करके इसको उतार लिए तब हम लिखते हैं, उतार लीजिए इसको। इसी प्रकार से अब NCERT का सब प्रश्न बन जाएगा। आप पढ़ा दिए डिटेल में। क्लास 12 में क्या गो बात याद रखना है, 2 ही गो बात याद रखना है। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में डिटर्मिनांट का मान 0 नहीं हो तो x बराबर है a इन्वर्स b करके मान निकाल लीजिएगा। 3 चर वाले रैखिक समीकरण में भी वही काम करना है। तो क्लास 12 के लिए बिल्कुल 2 ही गो चीज़ याद रखना है, ठीक है। चलिए, आज जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहा है वो सब डिटेल में याद रखिएगा। देखो अब b तो मिटा दिए ना, b क्या था वो तो पते नहीं है, b तो यहाँ मिट गया, तो खैर कोई बात नहीं, हम उसको लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर है, x बराबर क्या लिखेंगे x y z, है ना। अच्छा, a इन्वर्स का मान क्या है, उसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4 अलग गुना कर दिए, इसे -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1 ऐसे। b कितना है, b देखो तो b कितना है, b बताते हैं आप लोग को, जस्ट एक सेकंड रुक जाइए। b देखो तो तू लोग b कितना तू लिखा है, आप तक हम बोल के तो पहुंचा नहीं सकते। चलो b का मान था 6 7 12, है ना। b का मान था 6 7 12, ठीक है। अब इसमें इससे क्या करना है, आव्यूह विधि से गुना करना है और 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा x y z बराबर है, आंसर आ जाएगा गुना करके 4 से भाग देगा तो 3 2 3 1 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या देखें, x बराबर 2 आव्यूह बराबर है तो 3, y बराबर कितना 1 और z बराबर कितना 2 आ गया, हो गया, हल हो गया, बिल्कुल आसान है। तो क्लास 12 में याद रखना है, जब डिटर्मिनांट a 0 नहीं हो तब कैसे हल कर सकते हैं, और वो तो बड़ा आसान है। तो चलिए अब हम NCERT से होमवर्क देते हैं, आपका यह क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कल जो लेक्चर बनेगा वह बनेगा प्रारंभिक संक्रिया विधि से
इन्वर्स का मान निकालना एक्सरसाइज 3.4 तक कल ही भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम एक लेक्चर के बाद से, यानी इसके बाद जो एक लेक्चर जाएगा इसके बाद से हम शुरू करेंगे सेकेंड चैप्टर डिटर्मिनेंट। रुक जाइए ना, अभी है। और अब लिखिए, अब होमवर्क लिखिए, होमवर्क लिखिए ज़रा, बनाना है। लीजिए एक्सरसाइज बता देते हैं। चलो एक्सरसाइज 4.6 बना लेना सब, आव्यूह विधि से बनाना है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.6 वॉल्यूम 1 सब बना लेना। वॉल्यूम 1 का एक्सरसाइज 4.6 चैप्टर है आव्यूह विधि से रैखिक समीकरणों निकाय को हल करो। तो सब आपको हल करने आ गया, पढ़ने आ गया। चलिए ख़त्म हो गया, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लास्ट डे होगा। ठीक है, चलिए।